17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई एक पुलिस कार्रवाई ने पूरे बिहार की सियासत में हलचल मचा दिया। 28 वर्षीय भरत तिवारी, नाम आपने जरूर सुना होगा। भरत तिवारी की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। अब पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है, जबकि परिवार और स्थानीय लोग इसे एक फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो आखिर भरत तिवारी कौन था? पुलिस और परिवार के दावों में क्या अंतर है और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कार्रवाई के तहत क्या कुछ हुआ है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भरत तिवारी कौन था। तो भरत तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके पिता की बात की जाए तो पिता बिहार पुलिस में चालक पद से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके थे। भरत ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और कुछ वर्षों तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जो उसकी रुचि थी वो सामाजिक गतिविधियों की ओर बढ़ गई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वो इलाके के लोगों की जो मूल जरूरतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको उठाता था। भ्रष्टाचार और अशिक्षा के खिलाफ अपनी आवाज उठाता था और खासकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक मुद्दों पर सवाल खड़े करता था। लेकिन जून 2026 में भरत तिवारी का नाम अचानक पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। विवाद की शुरुआत कैसे होती है वो आप समझिए। दरअसल मामले की शुरुआत होती है 15 जून 2026 को। भरत तिवारी ने फेसबुक पर कई पोस्ट किए उस दिन, जिनमें कथित तौर पर देश में क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात कही गई और जगदीशपुर के एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब इन तमाम पोस्ट के बाद पुलिस 2 बार उसके घर पहुंचती है, लेकिन भरत तिवारी वहां पर नहीं मिलता है। पुलिस के अनुसार भरत उस दिन पूछताछ के लिए सामने नहीं आया। 16 जून को क्या हुआ? 16 जून ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है इस पूरे मामले को लेकर। तो 16 जून को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। अब पुलिस का देखिए, पुलिस का यहाँ पर दावा है कि वह व्यक्ति भरत भूषण तिवारी था और इसी दौरान सोशल मीडिया पर उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो जाती हैं, जिनमें भरत तिवारी हथियार के साथ दिखाई दे रहा होता है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तब भरत फेसबुक लाइव करने लगता है। लाइव वीडियो में उसने आरोप लगाया कि प्रशासन उसे एनकाउंटर में मारने की योजना बना रहा है। भरत तिवारी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी फेसबुक लाइव के दौरान ही लगाए और सिस्टम के खिलाफ बड़े संघर्ष की चेतावनी दी। अब देखिए, ये जो फेसबुक लाइव था वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। पुलिस के बयान में ये कहा गया कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रहा है और उसे इलाज के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही उसके पास मौजूद हथियार को बरामद करने और किसी अनहोनी को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये बयान जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद पुलिस की ओर से जारी किया जाता है। अब 17 जून की सुबह क्या होता है वो आप समझिए। 17 जून की सुबह भरत तिवारी एक बार फिर फेसबुक पर लाइव आता है। वीडियो में उसने दावा किया कि पुलिस उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर जबरदस्ती जबरन ले जाना चाहती है। उसने अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से की और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी। अब इसी दिन कुछ घंटों बाद वो घटना हुई जिसने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया। अब वो घटना क्या थी वो आप समझिए। मुठभेड़ वाले दिन क्या कुछ होता है। पुलिस की अगर माने तो पुलिस ने ये बयान दिया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि भरत है उसके पास अवैध हथियार है, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम जो है वो भरत के गांव यानी कि बिलौटी गांव पहुंचती है। अब पुलिस का यहाँ पर दावा यह है कि कार्रवाई के दौरान भरत ने पुलिस टीम पर हमला करने और फायरिंग करने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ने पर जवाबी पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। गोलीबारी में भरत गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। उसे पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच रेफर कर दिया। इसके बाद वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जान चली जाती है।
वायरल वीडियो ने सवाल खड़े किए हैं कई पुलिस की कार्यप्रणाली पर। मामले में सबसे बड़ा विवाद एक वायरल वीडियो को लेकर है और इस वीडियो में भरत तिवारी के हाथ में हथियार दिखाई देता है। लेकिन वीडियो के अंतिम हिस्से में, यानी कि वीडियो के अगर आप एंड में जाएंगे तो वहां पर कथित तौर पर पुलिस की ओर वो जो अपना हथियार है जो वो हाथ में लिए होता है वो फेंकता नजर आता है भरत तिवारी। वहीं यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जिस पर परिवार और स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ पर परिवार और स्थानीय लोग का जो कहना है वो ये है कि अगर भरत ने हथियार फेंक दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उसने पहले फायरिंग की थी और पुलिस कार्रवाई की परिस्थितियों के अनुसार की गई थी। यही विरोधाभास इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है कि अगर पहले सरेंडर कर चुका था भरत तिवारी तो उसे उसके बाद गोली क्यों मारी गई। मौत के बाद क्या होता है वो आप समझिए। भरत तिवारी की मौत की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल जाता है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को आरा बक्सर 4 लेन पर रखकर कई घंटों तक सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया गया परिवारजनों की ओर से। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। परिवार का क्या आरोप है? परिवार का ये आरोप है, ये दावा है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं थी बल्कि सुनियोजित हत्या थी। परिवार का ये कहना है कि पुलिस सुबह जबरन घर में घुसती है, जबरदस्ती घर में घुसती है, पुलिस दाखिल होती है। अब परिवार को वहां पर धमकाया जाता है, इसके बाद भरत को घेर लिया जाता है। अब उनका आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मार दी। परिवार का ये भी कहना है कि भरत बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की मांग उठा रहा था और प्रशासन से उसकी नाराजगी इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इस घटना के बाद पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। अब आपको इन 3 एफआईआर में क्या कुछ है वो बताते हैं। तो पहली एफआईआर की बात करें तो पहली एफआईआर में भरत तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का यह आरोप है कि भरत के पिता और भाई को अवैध हथियारों की जानकारी थी और उन्होंने उससे संरक्षण दिया था। दूसरी एफआईआर जो पुलिस की ओर से दर्ज की गई है वो एनकाउंटर से संबंधित है, जबकि तीसरी जो एफआईआर है वो सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई है। अब आप यहां पर यह समझिए कि राजनीति इसके बाद क्यों उबाल मार रहा है, जो बिहार की राजनीति है वो क्यों गर्मा गई है। तो ये मामला केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा अब नहीं रह चुका है। बिहार की राजनीति में भी इसे लेकर तीखी बहस की शुरुआत हो चुकी है। अब तीखी बहस किन नेताओं के बीच हुई वो आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव का आरोप है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार न्यायिक जांच की बात कर रही है और दूसरी तरफ मृतक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जातीय आधार पर एनकाउंटर करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। वहीं अगर बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव भी बिहार में एक चर्चित नाम है। पप्पू यादव का इसे लेकर बयान है कि आर्थिक सहायता उन्होंने तो दी ही, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। उनका कहना है कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी। तो ये कहा गया है पप्पू यादव की ओर से। अश्विनी चौबे जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए और दिलचस्प बात यह है कि सवाल केवल विपक्ष की ओर से नहीं उठे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस घटना को संदिग्ध बताया। उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए कहा है कि भरत तिवारी गरीबों और वंचितों की आवाज उठाने वाला युवा सामाजिक कार्यकर्ता था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और उनकी ओर से खास तौर पर यह कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि नेताओं की ओर से उठाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। क्या भरत तिवारी ने वास्तव में पुलिस पर फायरिंग की थी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वायरल वीडियो में दिख रहा हथियार फेंकना आत्मसमर्पण माना जा सकता है? ये भी एक गंभीर सवाल है। पुलिस ने इसे मानसिक रूप से अस्थिर क्यों बताया था? इसके पीछे पुलिस की क्या मंशा थी? अगर न्यायिक जांच हो रही है तो उसके निष्कर्ष क्या होंगे? ये तमाम सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या ये वास्तविक मुठभेड़ थी या फिर परिवार का आरोप सही है?
तो इन तमाम सवालों की जांच की जा रही है और देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है।